नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो भारतीय इतिहास में जो युद्ध हुए हैं उनके ऊपर चल रही है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कर्नाटक युद्ध। एक्चुअली में ये एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा थी, अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच ये एक मुख्य लड़ाई थी। केवल मोहरा बन गए एक कर्नाटक और एक दक्कन, जो कहते हैं, जो कि मतलब कि हैदराबाद के जो शासक थे नवाब, वो एक मोहरा बन गए इसमें। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर बिना देरी किए। जैसा कि आप देख रहे हो कर्नाटक युद्ध, इस समय जो फ्रांसीसी कार्यालय था वो पौंडीचेरी में था, मसूलीपट्टनम में था, और कारिकल था या कराइकल भी कहते हैं, माही में, सूरत और चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्तियां स्थापित थी, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद जो अंग्रेजी बस्तियां थी वो कहाँ कहाँ थी? मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में स्थापित थी। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रेंच और ब्रिटिश एम्पायर जो साम्राज्यवादी सोच रखते थे, वे चाहते थे कि जो कर्नाटक, जो साउथ इंडिया में जो जो उनके कच्चे माल के स्रोत हैं, तो उस पर दोनों ही अपना जो है हक जो है अपना अपना हक जता रहे थे। और इसी हक जताने के चक्कर में इन दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई और तीन तीन युद्ध हुए, क्योंकि अब इन दोनों का मन सिर्फ यही था कि इस देश में केवल अब एक ही शक्ति रहे, या तो मैं या तो ना। और सीधी सी बात है कि मैं, मतलब कि मैं ही हूं या मैं ही रहूं, ये भावना तो है, सब में होती है कि मैं ही रहूं। तो उसी प्रकार से इन दोनों शक्तियों में यही प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो प्रथम युद्ध की बात करते हैं, 1746 टू 48 तक ये चला। कहीं कहीं तो 1740 भी मिलता है, क्योंकि जो युद्ध की पृष्ठभूमि है वो पहले से ही बनने लगी थी। कैसे लिखा है? बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जलपोत पकड़े गए। ठीक है, क्योंकि जल शक्ति में ब्रिटेन भी और फ्रांस भी आगे थे। तो बार्नेट द्वारा जब फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया गया तो इससे जो है मामला धीरे धीरे बिगड़ने लगा। आगे क्या हुआ? डुप्ले, जो कि पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल है, के द्वारा ला बोर्डेने, जो कि मॉरिशस का गवर्नर है, से सहायता मांगी जाती है। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल में डुप्ले एक महत्वाकांक्षी शासक था, गवर्नर जनरल था। ओके, और अगर इसको और मौका मिलता तो शायद भारतीय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम कुछ और ही पढ़ रहे होते, लेकिन इसको ऐसा मौका आगे चल करके मिलेगा नहीं। से सहायता मांगता है। उसके बाद 21 सितंबर 1746 को मद्रास का समर्पण हो जाता है, यानी कि जो फ्रेंच सेना है, फ्रांसीसी सेना है, वो क्या करेगी? मद्रास पर अधिकार कर लेगी, अंग्रेजों को हरा देगी। उसके बाद युद्ध बंदियों में रॉबर्ट क्लाइव भी था, जो कि प्लासी के युद्ध का नायक था, जिसमें प्लासी को सभी लोग जानते हैं उसको। उसके बाद बोर्डो ने राशि के बदले युद्ध का हर्जाना ले लिया और जो मद्रास नगर था उसको वापस कर दिया, लेकिन डुप्ले ने उसको पुनः जीत लिया। अब बात करते हैं जो कि सबसे फैक्टफुल है इस प्रथम युद्ध की। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है वो है क्या? वो है कि जो प्रथम युद्ध हुआ है वो सेंट टोमे युद्ध के लिए जाना जाता है, के लिए स्मरणीय है। इसमें क्या हुआ था कि फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक का नवाब जो है अनवरुद्दीन, उसकी पराजय हो जाती है। एक्चुअली में हुआ ये था, जो कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, जब फ्रांस की सेना मद्रास को अपने कब्जे में कर लिए थी, तो क्या था का उस समय का वहां का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था। तो अनवरुद्दीन ने इन दोनों देशों की सेनाओं को धमकी दी कि माहौल को शांत रखा जाए, शांति का माहौल बना करके रखा जाए। लेकिन डुप्ले ने अनवरुद्दीन को लालच दिया कि मैं मद्रास जीतने के बाद मद्रास आपको सौंप दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो मद्रास को नहीं सौंपता है, जिससे मामला गर्मा जाता है। लेकिन आगे तो आप देख ही रहे हो, नवाब की पराजय हो जाती है। नवाब को बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? सीधी सी बात है, मैं अपने पतन का रास्ता ढूंढ लिया इन लोगों ने, नवाबों ने।
अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें विशेष क्या है, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के, याद रखना है, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से शुरू हुआ और ए ला शापल की संधि से समाप्त हुआ, है ना। और इसमें मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। अब इस पहले युद्ध में आप लोग को डेट याद रख लेना है, किन शक्तियों के बीच लड़ा गया ये याद रख लेना है, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन पराजित होता है ये भी लिख लेना है, और किस की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ ये भी आप लोगों को विशेष तौर पर याद रख लेना है। ठीक है, शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से, ये फैक्ट पूछा जाता है। और किस संधि के साथ समाप्त हुआ पहला वाला युद्ध, एला शापल की संधि से। एक्चुअली में होता क्या था कि जहां जहां भी पूरी दुनिया में जहां जहां फ्रांस और ब्रिटेन में आपस में युद्ध होता था, तो जहां जहां ये कॉलोनियां होती थी वहीं पर ये आपस में युद्ध करना शुरू कर देती थी। तो जो आप पढ़ रहे हो नाम ऑस्ट्रिया, एला शापल, ये यहां पर नहीं है, ये यूरोप में है। ओके, तो ये पहला युद्ध हुआ। अब दूसरा जो युद्ध है 1749 टू 54, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटक युद्ध में। इसमें होता क्या है कि इसमें हैदराबाद और कर्नाटक का जो उत्तराधिकार है, ये मामला बहुत गर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, जो नवाब हैं उनकी मृत्यु के बाद कौन नवाब बनेगा, ये मुद्दा यहाँ पर एक गंभीर मामला धारण कर लेता है। फ्रांसीसी लोग जो हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का सपोर्ट करते हैं। मुजफ्फर जंग कहाँ के हैं, हैदराबाद के हैं। ओके, और चंदा साहिब कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। और ब्रिटिश लोग जो है नासिर जंग और अनवरुद्दीन के साथ हो जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जो हैदराबाद के नवाब हैं वो है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, और कर्नाटक के जो नवाब हैं वो हैं चंदा साहिब और अनवरुद्दीन। ये आप लोग को विशेष तौर पर याद रखना है, कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज यहाँ पर यही है। उसके बाद 1749 में फ्रांसीसी गुट में कौन कौन है, सीधी सी बात है, चंदा साहिब हैं और मुजफ्फर जंग हैं और स्वयं फ्रांस के लोग। ये लोग अंबूर में बैलूर के समीप में अनवरुद्दीन को मार देते हैं युद्ध में, और 1750 में नासिर जंग भी मारा जाता है। यानी कि इस युद्ध में शुरुआती दौर में फ्रांसीसी सेना, फ्रांसीसी कंपनी जो है अपनी शक्ति के चरम पर होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि मुजफ्फर जंग जो है दक्कन का सूबेदार घोषित होता है, जो कि डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण का गवर्नर बना देता है। दक्षिण का जो भाग है कृष्णा नदी के, वो मुगल साम्राज्य का अंग था, जिसको ये डुप्ले को दे देता है। उसके बाद निवेदन पर, यानी कि निवेदन कौन कर रहा है, मुजफ्फर जंग, कि मेरे दरबार में एक फ्रेंच सेना रखी जाए। तो उसकी बात को मानते हुए बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी हैदराबाद में तैनात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 1751 में जो चंदा साहब है वो कर्नाटक के नवाब बन जाएंगे। यानी कि कर्नाटक पर भी और हैदराबाद जो कि हैदराबाद है वहां पर भी अब फ्रांस की कंपनी अपना प्रभाव जमा ले जाती है। उसके बाद पराभव का दौर शुरू होता है, शक्ति का पतन होना शुरू होता है। अनवरुद्दीन के जो पुत्र हैं मोहम्मद अली, ये भाग करके तिरुचिरापल्ली चले जाते हैं सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनको अंग्रेज लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और क्लाइव ने तिरुचिरापल्ली पर दबाव कम करने के लिए, यानी कि तिरुचिरापल्ली पर जो फ्रांस की सेना है उस पर प्रभाव कम करने के लिए ये खेल खेलता है क्लाइव कि ये अर्काट को जीत लेता है। अर्काट कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, तो ध्यान बटाने के लिए ये कर्नाटक पर यानी कि अर्काट पर आक्रमण करता है, उसको जीत लेता है। और 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस द्वारा फ्रांसीसी सेना की तिरुचिरापल्ली में पराजय हो जाती है। आगे चल के क्या होगा कि जो चंदा साहिब हैं जिनको सपोर्ट फ्रेंच सेना कर रही थी, वो तंजौर के राजा के द्वारा मार दिए जाते हैं और अंग्रेज प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा कि शुरुआती दौर में जो फ्रेंच सेना है, जो फ्रेंच आर्मी है, वो कर्नाटक और हैदराबाद पर प्रभाव जमा ले जाती है। लेकिन अंत में जो अनवरुद्दीन मारे जाते हैं, है ना, अनवरुद्दीन जो कि मारे जाएंगे, तो उनका जो बेटा है मोहम्मद अली, वो अंग्रेजों द्वारा फिर से कर्नाटक का नवाब बना दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो जो कि हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के नाम आपको याद कर लेने हैं। जैसे हैदराबाद
की बात की जाए तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। कर्नाटक की बात की जाए तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब किनको किनको सपोर्ट कर रहे हैं ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तीसरा युद्ध जो है वो 1758 to 63, 1758 से 1763 तक चलेगा। शुरुआत होती है 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध से। ठीक है, तो जो तीसरा युद्ध कर्नाटक युद्ध है, एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन जो है, ये शुरू होगा सप्तवर्षीय युद्ध से। यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, भारत में भी शुरू हो गया। इसका घटना चक्र मैंने आपको बताना चाहता हूं। 1757 को काउंट लाली को भेजा गया, यानी कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, उसके स्थान पर काउंट लाली को गवर्नर जनरल बना करके भारत में भेजा जाता है। उसके बाद 1758 में जो काउंट लाली है वो फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेता है, लेकिन मद्रास का वो घेरा डालता है, लेकिन उस मद्रास के घेरे में वो असफल हो जाता है। कौन? काउंट लाली। उसके बाद ये एक गलती कर बैठता है। कौन? काउंट लाली, जो कि बुस्सी जो है उसकी जो फ्रेंच टुकड़ी है जो कि हैदराबाद में तैनात है, वो उसको वहां से बुला लेता है अपने पास। तो इससे क्या होता है कि हैदराबाद पर फ्रेंच कंपनी की पकड़ जो है ढीली पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। यही सबसे बड़ी गलती किसकी मानी गई? काउंट लाली की। उसके बाद क्या होता है कि पोकाक के अंग्रेजी बेड़े ने, यानी कि पानी के जहाजों ने डआस के फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार हरा दिया और इनकी शक्ति का अंत होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि 1760 में 1760 में सर आयरकूट ने वांडीवास, ये कहां पड़ता है वर्तमान में देखा जाए तो तिरुवन्नामलाई जिला है तमिलनाडु में, वहां पर ये स्थित है कि स्थान पर फ्रांसीसियों को हराया और जो बुस्सी है उसको बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार से अंत में क्या होता है? 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी कि फ्रांसीसी सेना की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाती है। इस प्रकार से आप लोगों ने आज देखा कि मैंने किस प्रकार से इन तीनों युद्धों के बारे में बताया। कर्नाटक युद्ध जो है वो 3 हुए हैं और शुरुआत जो होती है ये अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियों में होती है, लेकिन बीच में वो अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक के नवाब हैं वो कूद पड़ते हैं और सेकंड जो बैटल होगा उसमें जो है जो हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब हैं वो मोहरा बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अंत में जो ब्रिटिश आर्मी है वो इन पर भारी पड़ जाती है, फ्रेंच आर्मी पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। इसकी डेट को नोट डाउन करें और जितनी भी संधियां हो रही हैं इसमें इसको जरूर लिखें, नोट डाउन जरूर करें और रिवीजन करते रहें। कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।